करते हो एंड एक डैशबोर्ड बनाते हैं विद प्रॉपर इनसाइट्स। तो यू कैन वर्क विद दैट, वो रिज्यूमे में काफी सही रहते हैं। ठीक एंड है। अभी के लिए फिर आगे अगर आप बात करें तो पाइथन की प्रॉपर स्किल्स, मतलब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह की इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, तो उस लेवल पे तो अभी प्रोजेक्ट्स बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। तो फॉर नाउ आप ईडीए वगैरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, ईडीए वगैरह प्रोजेक्ट्स बनाइए। ठीक है, डेटा सेट मैंने आपको हाँ, काफी सारे शेयर कर ही रखे हैं, उन पे आप बनाना एक शुरू चीज़ और कीजिए। है सर, हाँ जी, हाँ मेरा जी। ना ऑनलाइन क्लासेस में ना बड़ा स्किप हो गया था पावर बी आई एक्सेल। एसक्यूएल तो मैं खुद अच्छा, से कर अच्छा, अच्छा, लूंगा, अच्छा। सॉरी ओके, एसक्यूएल तो मैं पावर खुद से कर बीआई। लूंगा। पावर बी आई और ओके। एक्सेल रह गया, एसक्यूएल मैं खुद से कर लूंगा, बट इन दोनों में बड़ी वो आ रही है, मतलब अ, खुद से हो नहीं रहा बेसिकली। ठीक है, नो इश्यूज। इसके लिए हम कुछ रिकैप क्लासेस प्लान करते हैं, जैसी किसी और बैच में क्लासेस होंगी तो उसमें आपको ऐड कर देंगे एंड हम वहाँ पे रिकैप ले सकते हो पूरा। ठीक है ना? ओके, अगर ठीक है। ऐसा कुछ हो सके कि संडे संडे को आपने एक ही दिन में सब कुछ करवा दिया, मतलब 3-4 घंटे लेके, ऐसा कुछ हो सकता है? प्लान कर सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल तो है, बट एक बार मेरे को भी बात करनी पड़ेगी आगे कि टाइमिंग ओके फिर ओके, कैसी है। चलो। हाँ, ठीक है। अब थोड़ी देर बैठिए, एक बार सबको ज्वाइन करने देते हैं अभी एंड भी देन वी विल स्टार्ट। ऑनलाइन ही ओके। होगी कुछ टाइम क्लासेस? हाँ, अभी के लिए कुछ टाइम ऑनलाइन ही होगी। और कितने टाइम और ऑनलाइन रहेगी? नो आइडिया। एआई तक खुल जाएगा, ऐसा कुछ होगा मतलब? कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, लाइक एआई इसके तक भी नहीं रिगार्डिंग ना खुलेगा? आपको, मैं कह रहा हूँ कि क्या, तो मेरे को आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। आप एक बार विनीत सर से बात करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना भी काम वगैरह है, जितना भी ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स वगैरह है, वो सब वही मैनेज करते हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ जी। ओके, ठीक है, एक बार सबको आने देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। और बस सैटरडे संडे मत रखना क्लासेस। श्योर, श्योर। ओके, एक बार मैं ग्रुप पे पूछ लेता हूँ कि बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, वरना फिर हम ही स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है।
Hello, hi Kanika. Let's just wait for 5 more minutes, okay? Because there are still three students missing. हाँ बस 5 मिनट रुक रहे हैं फिर स्टार्ट करेंगे.
ठीक है, तो हम भी एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले एक बार पिछली क्लास का रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमें डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स के बारे में। तो इन द लास्ट क्लास हमने बेसिकली दो तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जो मेजॉरिटी जो मेन कंसेप्ट थे उसमें से दोज आर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, इसके अलावा आईक्यू आर, हमारे पास ये 6 मेजर टॉपिक्स थे, इनके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे, बस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि क्या होता है ना। मीन मीडियन मोड में तो कोई इशू है ही नहीं। किसी को मीन मीडियन मोड वाले पार्ट में इशू है? किसी को कोई ऐसा जिसको मीन मीडियन मोड का आइडिया ना हो? आइडिया है सर, एक बार वो थोड़ा रिवाइज करवा दो बस। नो इश्यूज, नो इश्यूज। मीन इज बेसिकली सिंपल एवरेज होता है। ठीक है, तो लेट्स से आई हैव 1 2 3 4 5, राइट। सो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करूंगा, दैट इज माय मीन या फिर एवरेज बेसिकली। ठीक है, अगर मैं मीडियन की बात करूं तो इनका सेंट्रल नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड मीडियन। एंड अगर मैं मॉड की बात करूं तो द नंबर विच हैज बीन रिपीटेड द मोस्ट इज मॉड। अगर यहाँ पे 5 और होता तो ये 6 हो जाता एंड 5 बन जाता मेरा मॉड। ठीक है, मीन मीडियन मॉड का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। आई थिंक सिंपल है, राइट। उसके अलावा मैं आपको एक फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव दैट फाइल, बट अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैंने फाइल भेजी है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मीन मीडियन मोड क्लियर है आई थिंक, कोड वाइज अगर आपको दिखाए तो ये देखो, या सिंपली आप इस तरीके से मीन मीडियन मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना बात? हाँ जी सर। हाँ, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। अगर बाकी लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो मेरे को पता कैसे लगेगा समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। यस सर, क्लियर है इतना तो। ठीक है, अब उसके बाद हमने बात करी थी आउटलायर्स के बारे में। ठीक है, आउटलायर्स बेसिकली मेरे डेटा में जो आउटसाइड चीजें होती हैं, मतलब मेरी रेंज से बाहर की चीजें पड़ती हैं, उसके बारे में होता है। जैसे अगर मैं एक बेसिकली प्लॉटिंग करता हूँ तो कुछ इस तरीके की मेरा डेटा प्लॉट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लेट से एक पॉइंट सीधा यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी एन आउटलायर, क्योंकि मेरी जो मेन रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। दिस पॉइंट, इसका जो एक्स एक्सिस पे नंबर होगा दैट इज एन आउटलायर। ठीक है, सिंपल बात है, एक्स पे भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है। ठीक है, इधर सेम वाई की तरफ भी हो सकता है। तो दिस इज एन आउटलायर। आइए आइए आइए, दिस इज आप लोगों की क्लास है क्या यहाँ पे अभी? हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। नया बेस्ट में मेरे साथ क्लास है। 1 मिनट रुकना गाइस, ठीक है। ठीक है, ओके, तो मीन मीडियम मोड वाला कंसेप्ट क्लियर है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे आउटलायर के बारे में। ठीक है, आउटलायर का बेसिक मतलब होता है कि भाई जब मैं ग्राफ की बात करता हूँ, मैं अपने कोई भी डेटा को प्लॉट किया तो किसी भी तरीके से प्लॉट हो सकता है। तो अगर एक वैल्यू उस रेंज से बहुत ज्यादा बाहर चली जाती है, एक लंबी सी लाइन बनाती है प्लॉटिंग के टाइम पे, तो दैट इज एन आउटलायर। तो अगर जो मैं इन नंबर्स की बात कर रहा था 1 2 3 4 5 एंड 5, अगर मैं इसकी बात करूँ और इसके अंदर मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट से 100। ठीक है, तो 100 यहाँ पे एक आउटलायर हो जाएगा। आउटलायर का कंसेप्ट समझ आया?
यस सर। है ना? ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो मीन होता है मेरे पास, मीन इज मोर सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है, ये आउटलायर से बहुत सेंसिटिव होता है, जबकि मीडियन आउटलायर से इतना सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो मीन अगर मेरे डेटा के अंदर आउटलायर है तो मेरा जो मीन है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बट जो मेरा मीडियन है वो इतना जल्दी इतना ज्यादा हायर वैल्यू से चेंज नहीं होगा। तो अगर आप कोड की तरफ देखें तो कोड में जो ये वाला पार्ट मैंने किया था, ठीक है, इस कोड के अंदर मैंने एक आउटलायर इंट्रोड्यूस किया है 1000 का। ठीक है, जब मैंने 1000 का आउटलायर इंट्रोड्यूस किया तो अगर आप मीन की वैल्यू देखोगे एक्स में, ठीक है, एक्स इज आउटलायर फ्री एंड एक्स टू इज विद आउटलायर। ठीक है, तो अगर आप x के मीन की वैल्यू देखोगे तो 19.79 आ रही है, जबकि x2 जिसके अंदर आउटलायर एग्जिस्ट करता है उसके मीन की वैल्यू 23.79 हो जाती है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन, तो मीडियन के अंदर क्या होता है कि 17.8 थी जब आउटलायर फ्री था, एंड जब आउटलायर इंट्रोड्यूस हो गया तब भी 17.81 ही हुई। तो मीडियन में बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं है। दैट्स व्हाई वी से मीडियन इज less sensitive to outliers compared to mean। ये वाली बात भी समझ आई है? क्लियर है ये वाला पार्ट भी? हाँ जी सर, बट ये मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है ना? हाँ जी। ओके। देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा सिंपली मिडिल वैल्यू को मीडियन नहीं कहते। जो भी सॉर्ट करने के बाद, मेरे जितने भी नंबर्स हैं उनको सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल वैल्यू बन रही है उसको मीडियन कहा जाता है। ठीक है, अगर रैंडमली मेरा डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर मीडियन निकाल के मैं उसको नहीं मीडियन बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये जो तो या डेटा को जी सॉर्ट करते हैं ये हम एल्गोरिथम से करते हैं क्या? ये हमको करना होता है वैसे या नहीं करना होता डेटा को सॉर्ट? डॉट देखो, डेटा सॉर्टिंग इज प्रीटी सिंपल। आप जब किसी भी लिस्ट, बेसिकली जो मेरा डेटा है वो एक लिस्ट की तरह ही एक्ट करता है, और मैं सिंपल जो भी मेरा लिस्ट का नाम है उसको डॉट सॉर्ट कर सकता हूँ, वो सॉर्ट हो जाता है। एल्गोरिथम वगैरह लगाने की पाइथन के अंदर नीड नहीं होती। अगर आप बात करोगे सी प्लस प्लस की या जावा की या इन किसी भी लैंग्वेज की बात करोगे तो वहां पे प्रॉपर एल्गोरिथम से करना पड़ता है। क्योंकि जब मैं पाइथन की बात करता हूँ तो पाइथन के अंदर एल्गोरिथम्स वगैरह का इतना यूज केस नहीं होता। पाइथन में काफी सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस या जावा तो उसके अंदर चीजें इनबिल्ट नहीं होती, एंड उसकी वजह से हमें एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ता है। सी प्लस ठीक प्लस है, में एसटीएल तो होता है ना पर? सॉरी, सी प्लस प्लस में एसटीएल होता तो है पर? नहीं नहीं, एसक्यूएल होता है, नहीं मैं नहीं, एसक्यूएल की बात नहीं एसटीएल कर रहा। नहीं नहीं, एसटीएल एसटीएल, या एसटीएल इज डिफरेंट। ठीक है, सॉर्टिंग अगर आप कर रहे हो लिस्ट के ऊपर, अच्छा नहीं, हाँ सी प्लस प्लस, ठीक है, सी वगैरह की बात कर लो। मतलब ठीक हमको है, सी में करना तो ऐसा पड़ेगा कुछ नहीं होता। सॉर्ट मतलब? हाँ, सॉर्ट करना ही पड़ता है तो वैसे तो। आप एल्गो नहीं नॉर्मली जब सीखनी ना? मैंने, सॉरी, एल्गो सीखना तो नहीं चाहिए ना, मतलब टाइम वेस्ट ना करें नहीं नहीं, एल्गो। एल्गो, नहीं 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 नहीं, एल्गोरिथम जो हम डेटा साइंस की जो मेन एल्गोरिथम्स है उन पे आप ज्यादा ध्यान दो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ सिंपल डीएसए वाली एल्गोरिथम्स। ठीक है, और वैसे जब आप यहाँ पे डॉट मीडियन करके मीडियन निकालते हो तो वो ऑलरेडी सॉर्ट करके ही मीडियन निकालता है। ओके सर। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने मीडियन वगैरह के बारे में पढ़ा, मीडियन मॉड के बारे में पढ़ा। इसके बाद बस चार चीजें और होती हैं। ठीक है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड आईक्यूआर। ठीक है, तो अब इन चारों कंसेप्ट को एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, तो रेंज इज सिंपली जो मेरा डेटा है उसमें मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बेसिकली हम यही बोलते हैं ना कि अगर मेरे डेटा के अंदर 2 4 6 7 8 1 ये है, तो 1 से लेके 8 तक के नंबर है मेरे पास, राइट? तो रेंज सिंपली 1 to 8 निकल के आती है ना? बट मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं 1 to 8 की बात करूं तो ठीक है, रेंज तो मेरी यही है। यू कैन से इन नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स मेरी रेंज यही होती है, बट मैथमेटिकली इस चीज को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं मैक्स माइनस मिन का। ठीक है, जब मैं मैक्स माइनस मिन करता हूँ तो जो नंबर आता है उसको मैं रेंज कहता हूँ। तो इस केस में 8 - 1 7 इज माई रेंज। ठीक है, तो अगर आप कोड वाइज देखोगे तो कोड में भी मैक्स माइनस मिन ही किया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, सो नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब हिस्टोग्राम का आइडिया है सबको? किस किस को पता है हिस्टोग्राम क्या होता है? एनीवन, किसी को हिस्टोग्राम पता है क्या होता है? करवाया था आपने, पता है। बाकी लोग? ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हिस्टोग्राम एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी प्लॉटिंग भी कहते हैं हिस्टोग्राम को। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को मैं प्लॉट करता हूँ बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे पास सिंपल सा एक कॉलम है जिसके अंदर ए बी एंड सी है, तो इसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे ए बी सी कर लेता हूँ अगर मैं, तो ए की अक्रेंस 2 बार है, बी की 1 बार है एंड सी की भी 1 बार है। तो इस तरीके का कुछ हिस्टोग्राम बन जाता है। अगर मैं काफी बड़ी वैल्यूज के लिए इस चीज को देखूंगा, काफी हायर वैल्यूज के लिए इस चीज को देखूंगा, तो हिस्टोग्राम यूजुअली कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, हिस्टोग्राम में मिड में जितना आप जाओगे वैल्यूज बड़ी होती हैं एंड साइड्स में वैल्यूज छोटी होती हैं। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो मिड वाला जो पार्ट है, जो सबसे हाईएस्ट बार होता है, दैट इज बेसिकली माय मीन या मेरे डेटा की यू कैन से मीडियन वैल्यू। ठीक है, वो हो सकता है। एंड नहीं, मीन ही बोलेंगे उसे, मीन बोलोगी। ठीक है, मेरे डेटा का मीन हो गया ये। एंड जब मैं अगर इसके ऊपर एक बेसिकली स्मूथिंग लाइन प्लॉट कर दूं, कुछ इस तरीके से एक स्मूथिंग लाइन बना दूं, ये नीचे से ऐसे आएगी। एक मिनट रुकिए, जब इस तरीके की कोई स्मूथिंग लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, दक्ष आपके लिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी लोगों के लिए स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ जी सर। दक्ष एक बार या तो आप रिज्वाइन करके देखो, या लेट मी डू वन थिंग, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो जब मैं इसके ऊपर एक स्मूथिंग लाइन बना देता हूँ, तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम टू हेयर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मेरा डेटा मीन से कितना डेविएट हो रहा है। इसको देखने का एक तरीका और भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं डेटा को जैसे प्लॉट करता हूँ, तो कुछ बेसिकली इस तरीके से मेरा डेटा प्लॉट होता है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। अब इसके अंदर मैं एक डाइसेक्टिंग लाइन बनाता हूँ जो इसके बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस होती है। ठीक है, अब जब ये सेंटर में से क्रॉस हो रही है, तो इस लाइन से एंड किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इतनी बात समझ आई है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर है? हाँ जी सर। और जो बीच वाला होता है, जो हाईएस्ट होता है, वो मीडियन होता है। सॉरी, जो अच्छा, हाईएस्ट पार्ट होता है वो हिस्टोग्राम में, हाँ मीडियन जी, होता हिस्टोग्राम में जो हाईएस्ट होगा वो मॉड होगा बेसिकली। तो अगर आप प्योर वैल्यू बेसिस पे देखोगे, बट यूजुअली जब मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ तो जो मिडिल वैल्यू निकल के आती है, मतलब बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी अक्रेंस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा अक्रेंस उसकी है, तो मीन उसके आसपास ही होता है कहीं पे। ठीक है ना? एंड ये वाली जब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की, तो डेटा को मैं आउटलायर फ्री बनाता हूँ पहले। ठीक है, है। मीडियन मोड के आसपास क्यों होगा? वो तो मिड वैल्यू होती है ना। नहीं, मीडियन इज मिड वैल्यू, बट आप ये चीज देखिए कि मॉड के अंदर आपकी जो भी सबसे ज्यादा अकरिंग वैल्यू है वो होती है। अब अगर किसी डेटा के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास 7 है बहुत बार। ठीक है, मेरे पास 5-6 बार 7 है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी वैल्यूज है, 1, 2, 8, 10, कुछ भी ले लो, 3। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि मॉड इज 7, तो इसका मीन भी 7 के आसपास ही होगा। तो जो मीन होगा वो 7 के आसपास ही होगा, क्योंकि जब 7 इतने टाइम्स है तो उसका अक्रेंस रिलेटिवली मीन उसके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। मेरी बात समझ आ पा रही है या नहीं समझ आ पा रही है? मीन मीन आसपास होगा, मीडियम मीडियन। मीडियन भी आसपास ही होगा। तीनों वैल्यूज जब डेटा
रियल लाइफ डेटा में ना देखो तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट आसपास ही होती हैं। जब हमने ये वाला एग्जांपल किया था मीन मीडियन मोड में, देखो मीन मीडियन मोड में जब हमने ये वाला एग्जांपल किया था एक्स एन एक्स टू वाला, तो डेफिनेटली जब आउटलायर इंट्रोड्यूस किया गया तब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। बट बिना आउटलायर के अगर आप देखो तो बहुत क्लोज ही है। 17.8 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 18 बन जाएगा और ये कुछ 20 बन जाएगा। एक दो नंबर के डिफरेंस के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो रियल लाइफ में डेफिनेटली अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, बट तीनों ही पार्ट बहुत ज्यादा क्लोज लाई करते हैं और इस पूरे पार्ट को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। कि बेसिकली सेंटर को डिनोट करते हैं तीनों ही पार्ट। बात समझ आ रही है मेरी, यस या सर। सेंस नहीं बना रही मेरी बात अभी भी? क्लियर है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, ओके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आया? बेसिकली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट जो किया वो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब वेरिएंस इज बेसिकली कि देखो जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ, मैं जो ये वाला पार्ट है इसी को थोड़ा सा जूम करते हैं। ये वाला पार्ट बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से डेटा लेट से नीचे भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है मीन वाली। तो मैंने बोला कि भाई दिस डिस्टेंस इज, जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? यस सर। ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि भाई देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ऑन एन एवरेज मेरा डेटा मीन से कितना डेविएट कर रहा है, मीन से कितना दूर जा रहा है। अगर ये वाली लाइन मीन की लाइन हुई तो मेरा डेटा इतना दूर गया, वही स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब जरूरी नहीं है कि जो मेरा डेटा है वो पॉजिटिव साइड मतलब ऊपर की तरफ ही जाए। मेरा डेटा कुछ इस तरीके से भी जा सकता है। अगर मैं एक सेकंड ग्राफ की बात करूं तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से भी डेविएट कर सकता है। ये भी तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही हुई, है ना? ये भी तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही हुई, यस है कि नहीं? सर। मेक सेंस? तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर इतना ही डिस्टेंस जब मैं नीचे भी ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉम्बिनेशन को, इस पूरे पार्ट को वी कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है।
हे हाय सॉरी गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वेरिएंस की। वेरिएंस से मजा आया था, क्या होता है वेरिएंस? बेसिकली जब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, एंड जब दोनों डायरेक्शन में हो सकती है तो उसी को वेरिएंस कह दिया जाता है, राइट? हेलो, हो यहाँ पे कि ब्रेक ले रहे हो आप लोग भी? क्या हो गया? गाइस हो यहाँ पे? हेलो। यस हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली वेरिएंस, एंड अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को पुट करो, मैथमेटिकली इस चीज को देखोगे, तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है आपका वेरिएंस, ठीक है। आपको देख के डेफिनेटली लग सकता है कि भाई 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए इसके हिसाब से, बट ग्राफ सिर्फ 2 डायमेंशंस में नहीं होते हैं, ग्राफ ज्यादा हायर डायमेंशंस में भी होते हैं, 3 डायमेंशंस में भी, 4 डायमेंशन में भी ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, एंड हर एक डायमेंशन पे जो चीज ट्रू होती है उस चीज को माना जाता है। तो दैट्स व्हाई स्क्वायर इज बेटर अप्रोच, ठीक है। अगर आप इसकी मैथमेटिक पूरी समझना चाहेंगे तो वो भी मैं आई कैन गो थ्रू दैट, बट बेसिकली स्क्वायर इज द बेटर अप्रोच देन सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, ठीक है। एक बार तो मैथमेटिक्स समझा दो सर। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्टली मैथमेटिक्स क्या होती है, अगर हम 3D या 4D ग्राफ देखेंगे तो दिस इज 3D एंड दिस इज 4D, ठीक है। तो फोर्थ डायमेंशन के अंदर भी बात होती है, थर्ड डायमेंशन के अंदर भी बात होती है, इसके अंदर आपके स्फीयर्स क्यूब्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपके क्यूब्स वगैरह होते हैं वो सब 3D में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड 4D में आपके डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एंडलेस बॉटल्स वगैरह जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लूँ तो वी कैन गो विद टेसरेक्ट। टेसरेक्ट जो शेप है दैट इज इन 2D, ठीक है। कुछ इस तरीके की शेप होती है टेसरेक्ट, ठीक है। और दिस एग्जिस्ट इन 4D। अब इस वाले में लेट्स से 3D का ही एग्जांपल लेते हैं। तो 3D के अंदर अगर डेटा प्लॉट होगा तो हमारे पास 3 एक्सिस हो गए, दिस प्लेन, सॉरी 3 प्लेन हो गए, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। तो इन तीनों ही प्लेन्स के अंदर इंडिपेंडेंटली हम डेटा को प्लॉट कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन लूं, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने लिया, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इस पे से अगर मैं डेटा देखूं तो इस तरीके से भी मूव कर सकता है, ठीक है। डेटा मेरा कुछ इस तरीके से भी मूव कर सकता है, मतलब 90 डिग्रीज पे, ठीक है। और इसके बीच में कहीं पे भी। तो बेसिकली जो डेटा के मूवमेंट का पाथ होता है दैट इज अ सिलेंडर, ठीक है। मूवमेंट पाथ है सिलेंडर। इतनी बात समझ आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो मूवमेंट पाथ इज सिलेंडर। अब क्योंकि मूवमेंट पाथ जो है सिलेंडर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ इतना नहीं होगा, जो डेटा ऐसे जा रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ इतना नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बेसिकली इस पूरे एरिया में। Just give me a second. इस पूरे एरिया में ये डेटा डेविएट कर सकता है, एंड इसी की वजह से जब मैं ऑन एन एवरेज देखता हूँ तो जो वेरिएंस होती है दैट इज स्क्वायर्ड माय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बात समझ आइए? यस सर। ठीक है। वैसे तो इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट पाई का भी आ जाता है, बट वो फिर बहुत ही इन डेप्थ वाली हो जाएगी, एंड आपको इतनी ज्यादा इन डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपली पाई को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली जब भी मैं डेटा साइंस की या फिर एआई वगैरह की बात करता हूँ तो स्टैट्स के अंदर इस पाई वाले कंपोनेंट को इग्नोर ही किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी क्लियर है। यस सर। ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और कंसेप्ट बचता है IQR का, ठीक है। IQR इज इंटर क्वांटाइल रेंज, ठीक है। IQR की फुल फॉर्म होती है इंटर क्वांटाइल रेंज। अभी एग्जैक्टली होता क्या है, मैं डेटा को एक सिंपल नंबर लाइन के ऊपर लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक नंबर लाइन के ऊपर डेटा को लूंगा तो यहाँ पे मेरी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, समझ? ठीक है, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
अगर मैं इसका मीडियन निकालूं तो मीडियन विल बी द सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब जो मीडियन होता है क्वांटाइजेशन के टर्म्स में हम उसको Q2 कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज Q2 और मीडियन। इतना बात समझ आया? सिंपल है ये। यस। ठीक है, अब अगर मैं Q2 और मिनिमम जो वैल्यू है उसका मीडियन दोबारा निकाल दूं तो यहाँ पे इसकी सेंटर वैल्यू पे फॉल करेगा। इसको कहा जाता है Q1 एंड सिमिलरली Q2 और मैक्स का मीडियन निकाल दूं तो इसको कहा जाता है Q3। तो Q1, Q2 एंड Q3 तीनों चीजें समझ आइए। तीनों चीजें समझ आई हैं क्या? यस सर। ठीक है, अब सिंपली इंटरक्वांटाइल रेंज निकालने के लिए सिंपली इंटरक्वांटाइल रेंज निकालने के लिए आप Q3 माइनस Q1 कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब IQR एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? IQR एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरी रेंज है, ठीक है, बट सॉरी आउटलायर फ्री। ठीक है, आउटलायर्स को हटा के जो मेरी रेंज बचती है दैट इज IQR। ठीक है, ट्रू रेंज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या कैनवास को पेंट कर देंगे? आउटलायर कैसे हटाते हैं सर IQR? एक मिनट देना, मैं अभी चाहिए या थोड़ी देर में ना? ठीक है, ओके। महीत क्या पूछ रहे थे आप? आउटलायर्स कैसे हटाता है ये? आउटलायर्स इस तरीके से हटाता है कि अगर मैं जो नंबर लाइन वाला मैंने पार्ट किया, देखो जो आउटलायर्स है दैट इज बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज या तो मैक्स के पास एग्जिस्ट करेंगी या फिर एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यूज है तो मिन के पास एग्जिस्ट करेंगी। और मेरे पास जो रेंज है वो मैं Q1 एंड Q3 तक ले रहा हूँ, तो वो वाले पार्ट्स हट जाते हैं ना। डेफिनेटली इट इज नॉट 100% एक्यूरेट कि सिर्फ आउटलायर्स ही हटाएगा। उसके लिए हम आगे चल के कंसेप्ट पढ़ेंगे जी स्कोर का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए नैब के लिए, बैच 2 वेट करिए थोड़ी देर। ठीक है, या तो इस वजह से आउटलायर हटा देता है क्योंकि जो आउटलायर है वो मिनिमम या मैक्सिमम के पास ही एग्जिस्ट करेंगे ना, बीच में तो आउटलायर एग्जिस्ट करते नहीं है। समझ आ रही बात नहीं? थोड़ी बहुत आ गई है कि अपने एग्जांपल थोड़ी देते ना बहुत आ 100 गई। का उस टाइम। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे दोबारा 1 2 3 4 5 एंड 100 है। ठीक है, अब अगर मैं इसका Q2 निकालूंगा तो 4 विल बी द Q2। ठीक है, 2 विल बी माई Q1 एंड 5 विल बी माई Q3। तो मैं सिंपली Q1 से Q3 तक देखूं तो जो मेरा आउटलायर था वो हट गया, बट डेफिनेटली मेरी ये वाली वैल्यू भी गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आउटलायर्स हटाता है बट इसके साथ फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया? यस सर। क्लियर है? हाँ जी, अच्छा। वही मैं यही सोचा था है ना? कि मिन वैल्यू हटा देगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। नहीं नहीं, वो डेफिनेटली हाँ प्रॉब्लम रहती है कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम के पास मेरे पास आउटलायर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली ये जो हमारी एक्चुअल रेंज की वैल्यूज है वो भी हटाता है। वो वाली चीज इज स्टिल देयर, बट कंसेप्ट है इसी तरीके से वर्क करता है। एंड आगे जब आप चलोगे, जब हम एक्चुअली आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना एंड रिमूव करने वाले पार्ट से बात करते हैं तो इसके ना IQR रूल्स के बेसिस पे हम इन दोनों के बीच सेंटर पॉइंट पे जाते हैं। Q1 एंड मिन एंड Q3 एंड मैक्स के सेंटर पॉइंट पे जाते हैं। तो वहां पे जो आउटलायर्स होते हैं उसके रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड जो वैल्यूज होती हैं वो बच भी जाती है, बट स्टिल कुछ ना कुछ वैल्यूज जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं वो जाती ही जाती हैं इस मेथड में। ठीक है, क्लियर है? एवरीवन? यस सर। सिर्फ मैं ही जवाब दे रहा है, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ? हेलो? कनिका, दक्ष, शुभम, प्रथम, कुछ एनीथिंग क्लियर है सर इतना तो। Yes. क्लियर है? ठीक है, ठीक है।
ओके, सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आईक्यू का एक्चुअली फॉर्मूला वगैरह वाइज अगर आप देखो तो सिंपली देखो, मैंने यहाँ पे एक्स डॉट क्वांटाइल किया 0.25, क्योंकि मैं अगर Q1 को देखूँ तो डेट इज एग्जिस्टिंग एट 25%, ठीक है। Q2 इज एट 50%, Q3 इज 75%, और ये तो 0% पे और ये 100% पे एग्जिस्ट करते ही है ना। तो इस वजह से यहाँ पे वो परसेंटेज के बेसिस पे निकालता हूँ, तो Q1 निकालने के लिए सिंपली मैंने 25% क्वांटाइल निकाल लिया, ठीक है, परसेंटाइल निकाल ली बेसिकली। एंड Q3 निकालने के लिए 75th परसेंटाइल निकाल ली मैंने, ठीक है। दोनों को नीचे माइनस कर दिया, मेरे पास IQR आ गया। यहाँ मैंने दोनों ही चीजों का टोटल बिल के लिए एंड टिप्स के लिए दोनों ही चीजों का IQR एंड एवरीथिंग कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जितनी भी ये चीजें ये सब मिलके मेरे को वेरिएबिलिटी बताती है, ठीक है। यस मतलब डेटा मेरा कितना वेरी कर रहा है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है बेसिकली, ठीक है। क्लियर? सॉरी, क्लियर सर। ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम बनाया है, ठीक है। सिंपली हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है उसका छोटा सा कोड है। मैट्रोलिब के टाइम पे भी मैंने ये चीज बताई थी आपको, ठीक है। और नीचे अगर आप देखो तो हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अब जब हम आउटलायर्स के बारे में ही फर्दर बात करते हैं तो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस मेरे को आउटलायर की यू कैन से प्रेजेंस के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट नेसेसरी कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है वो मेरे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। बट इट दे बेसिकली गिव्स मी आइडिया कि भाई आउटलायर्स किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले ना हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और क्या समझना पड़ेगा, ऑफ डेटा टेल्स, ठीक है। ये मेरे डेटा के अंदर टेल्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं तो ऑनलाइन ले रहा हूँ। ओके, या सो हम बात कर रहे थे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में, ठीक है। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस बेसिकली मेरे को डायरेक्शन ऑफ यू कैन से आउटलायर्स एंड थिकनेस ऑफ आउटलायर्स ये बताता है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें मैंने बताया कि डेटा टेल के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं एक बेसिक सा आइडिया लूँ, मैं सिंपल सी मेरा डेटा से यहाँ पे कोई बिल्कुल एक्सट्रीम आउटलायर था, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ से मेरा डेटा उठा, फिर मेरा डेटा वैरी किया थोड़ा सा आसपास चीजों में, ठीक है, और लास्ट में सीधा यहाँ पे गया, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को आपको देख के पता लग रहा है कि इसके अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं, पता लग रहा है इसके अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं। पता लग रहा है या नहीं लग रहा है? लास्ट वाले पार्ट में आउटलायर्स है क्या, जो बस उठ रहा है सीधा जाके? देखो, आउटलायर यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी आउटलायर हुआ क्योंकि ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ पे भी आउटलायर है, ठीक है। और मैं डेटा वाइज एग्जांपल दूं तो दिस डेटा विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे 0.1 आ गया, ठीक है, फिर 10, 15, 20, 18 इस तरीके से रहा, और लास्ट में
100 आ गया, कुछ इस तरह का डेटा है, तो दिस इज माय ट्रू डेटा। ये दोनों ही मेरे आउटलायर्स हैं। गेटिंग अ पॉइंट? यस। क्लियर है आई थिंक, कोई डाउट तो नहीं है। हेलो क्लियर। हेलो, हाँ ठीक है। तो जो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है वो मेरे को बेसिकली इसको ना टेल कहते हैं, जो ये बनता है ना इस तरीके की फॉर्मेशन बनती है जो, इसको हम डेटा टेल कहते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा मूव किया और लास्ट में आउटलायर्स आए, काफी एक्सट्रीम एक्सट्रीम तरीके से नहीं, लास्ट में आउटलायर्स आए। लेट्स से एक कोई आउटलायर यहाँ पे आया, फिर ये भी आउटलायर होगा, ये भी आउटलायर होगा। ठीक है, सर 5 मिनट्स का ब्रेक मिल सकता है क्या? 2 मिनट जाना है सॉरी, नीचे। 2 मिनट नीचे जाना है, 5 मिनट्स के लिए पॉज कर सकते हैं क्लास? श्योर श्योर श्योर, नो हाँ। इश्यूज। ओके, ये हाँ।
महित आ गए हैं आप? हेलो महित, आर यू हियर? ये गाइस 2 मिनट और रुकते हैं, बस महित का वेट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महित का मेरा फोन आ गया है, वो अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, तो वी वर ऑन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, एंड मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेने की बात करी, तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है, इसको थोड़ा सा और इफ वी मॉडिफाई, तो हम कुछ इस तरीके का बना सकते हैं। यहाँ पे काफी सारा डेटा मेरा फॉल कर रहा है, और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का है। तो दिस इज माई डेटा टेल। ठीक है, इसको बोला जाता है डेटा टेल। एंड जो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, वो इसी टेल की एक तो थिकनेस, ठीक है, एंड डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं स्क्यूनेस की बात करूं, तो दिस टेल्स मी द डायरेक्शन, ठीक है। एंड अगर मैं कर्टोसिस की बात करूं, कर्ट की बात करूं, तो दिस टेल्स मी द थिकनेस। ठीक है, देखते कैसे है, जब मैं किसी भी डेटा की स्क्यूनेस निकालता हूं, तो हम सिर्फ साइन देखते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब होता है लेफ्ट टेल, ठीक है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है राइट टेल, ठीक है, कि भाई मेरी टेल, डेटा की टेल राइट साइड है। ठीक है, मतलब इसमें जो स्क्यूनेस की वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर डेटा के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कर्टोसिस की, तो कर्टोसिस मेरे को स्क्यूनेस का भी काम करके देता है। अगेन कर्टोसिस में भी, ठीक है, कर्टोसिस की बात कर रहे हैं अब अगर, तो इसके अंदर भी जब पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट टेल सेम ऊपर वाला, ठीक है, सेम ऊपर वाला देख सकते हो। इसके अंदर मैग्नीट्यूड का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हायर वैल्यू मतलब थिक टेल, एंड लोअर वैल्यू मतलब थिन टेल। ठीक है, थिक एंड थिन टेल का मतलब क्या होता है? थिक टेल का मतलब होता है कि मोर आउटलायर्स, थिन टेल का मतलब होता है लेस आउटलायर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसके कोड वाइज बात करो, तो सिंपल सा ये कोड होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो मतलब राइट हैंड साइड पे टेल है, और कर्टोसिस की वैल्यू काफी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं आई है, 3 पॉइंट समथिंग ही आई है। तो मीनिंग कि मेरे पास जो टेल है वो थिन है, बहुत ज्यादा थिक टेल नहीं है, बहुत ज्यादा आउटलायर्स नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात भी क्लियर हुई, ये वाली बात भी क्लियर हुई क्या? um, बाकी लोग, शुभम, कनिका, दक्ष, प्रथम, Yes, एनीवन? sir. ठीक, ठीक है, तो हमने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, एंड उसके बाद वही फिर मैंने सेम चीजें आपको लाइन प्लॉट के थ्रू दिखाई है। ठीक है, इसको अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये रहा मेरा आउटलायर। ठीक है, तो थिन टेल राइट साइड, थिन टेल राइट साइड, इसने यहाँ पे भी दिखाया है। ठीक है, तो आगे भी बात करो, तो अलग अलग तरीके की टेल्स वगैरह बना के एंड एवरीथिंग करके हमने देखा था। बट या दैट्स बेसिकली इट। ठीक है, ये वो हमारा बेसिक आइडिया होता है। बात समझ आइए? ठीक है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की बात समझ आइए गाइस? क्या स्क्यूनेस और कर्टोसिस की बात समझ आइए? हेलो, ठीक है, अज्यूमिंग आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, सो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, की दो वेरिएबल आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, दो वेरिएबल आपस में किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस टेल्स मी द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं पहले, एग्जैक्टली क्या चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को समझते हैं।
तो लेट्स से मेरे पास दो वैल्यूज हैं ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनके बीच में मैं एक रिलेशनशिप प्लॉट करना चाहता हूँ, बैठने, वेलकम। तो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हम ना इस चीज को दो तरीके से जज करते हैं, ठीक है। एक तो वेदर दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर ए की वैल्यू लेट्स से 10 थी एंड इस केस पे करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू लेट्स से 2 थी, और ए की वैल्यू 15 हुई एंड बी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो वी से दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ठीक है, ये रिलेशन है पॉजिटिवली को रिलेटेड, पॉजिटिवली को रिलेटेड। इतनी बात समझ आई है, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है या एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, तो उसका मतलब होता है दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या दूसरे के बढ़ने से पहले वाला कम हो जाता है, तो दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। बात समझ आइए, बात समझ आइए दोनों। सर कहीं कुछ डाउट है कि आपको, या समझ आ गई है बात? नहीं सर, आ गई है समझ। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, एंड इसमें जो दूसरा पॉइंट होता है, जो सेकंड पॉइंट रहता है हमारा, सेकंड पॉइंट इज रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 10 पे 2 था, 15 पे 3 है, मतलब दिस इज 5:1, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि भाई अगर ए की वैल्यू 5 टाइम्स ग्रो कर रही है, तो बी की वैल्यू सिंगल टाइम ग्रो करेगी, या अगर ए की वैल्यू 5 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तो बी की वैल्यू 1 टाइम डिक्रीज होगी, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। या फिर इसको आप सिंपली रिलेशनशिप रेशियो कह सकते हैं कि कितने परसेंट, किस तरीके से मेरा जो डेटा है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास अगर हम कोड के ऊपर आए, तो देखो दो जो पॉइंट है वो हम को वेरिएंस एंड को रिलेशन के थ्रू मेजर करते हैं। अगर स्कैटर प्लॉट पे तो अभी हम आते हैं, वो हम जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं उसको वेरीफाई करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कोवेरियंस की बात करता हूँ, तो वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। देखो जो राइट डायगोनल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड आने वाला जो डायगोनल है, उस पर तो हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। सो 79 पॉइंट ये और 1.9 ये वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 79 इज टोटल बिल कोवेरिंग विद टोटल बिल, एंड 1 point something is टिप कोवेरिंग विद टिप। तो ये दोनों वैल्यू डजंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ सेंस, ठीक है, किसी भी सॉर्ट ऑफ सेंस नहीं बनाती। तो हम सिर्फ जो कोवेरियंस हो गया या कोरिलेशन हो गया वो देखते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पे मैं टिप और टोटल बिल के बीच में देखूंगा, तो टिप और टोटल बिल के बीच में अगर मैं देखूं तो वैल्यू इज 8.32 समथिंग समथिंग, ठीक है। सो दिस टेल्स मी द डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरे को डायरेक्शन बताते हैं। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब मेरी पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो मतलब अगर बिल बढ़ रहा है तो टिप भी बढ़ रही है, ठीक है, विद बिल टिप भी बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज मेरे को दिख रही है, ठीक है, कि यहाँ पे टोटल बिल जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरी टिप की वैल्यूज भी बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हमारे पास कोरिलेशन की है। कोरिलेशन मेरे को एक्चुअली डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों बताता है, ठीक है। तो अगेन सिंबल देखूंगा मैं, पॉजिटिव सिंबल है, मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, एंड एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और अगर मैं रेशियो देखूं तो यहाँ पे 0.67 की वैल्यू आ रखी है, राइट, 0.67। तो बेसिकली वी कैन से कि 67% के आसपास से टिप बढ़ती है जब बिल बढ़ता है। तो अगर मैं एग्जांपल वाइज देखूं तो बिल लेट्स से 10 से हुआ 20, तो वैल्यू अगर यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 1.67 होगी, ठीक है। तो दिस इज द स्पीड, या आप रेशियो कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब यही चीज निकालने के लिए मेरे पास, अगर मैं कोरिलेशन में बात करूं, तो पियर्सन और स्पीयरमैन दो तरीके के यू कैन से वैल्यूज होती है, दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो पियर्सन होता है दैट इज मोरली मोर लेस फॉर
योर लीनियर डेटा एंड स्पीयरमैन इज फॉर नॉन लीनियर डेटा। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो लीनियर डेटा कुछ आपका इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, किसी भी एंगल पे हो सकती है, और जो नॉन लीनियर होता है वो पूरा वेरी करता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो जब भी आपको लीनियर के बारे में बात करनी हो, लीनियर डेटा का कोरिलेशन निकालना हो, तो यू कैन यूज पियर्सन। ठीक है, जब भी आपको नॉन लीनियर डेटा का कोरिलेशन निकालना हो तो स्पीयरमैन यूज करोगे। अगर आप नॉन लीनियर पे लीनियर वाला मेथड लगाओगे, ठीक है, तो वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, बट अगर आप एक नॉन लीनियर पे लीनियर वाला मेथड लगा देते हो, सॉरी, बट अगर आप लीनियर पे नॉन लीनियर वाला मेथड लगाते हो तो फिर वैल्यूज काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगी, बहुत ज्यादा वेरी करने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कोड वाइज तो आपके पास चीजें है ही। तो एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट यहाँ तक में? गाइस, एनी डाउट्स, एनीथिंग? किसी को कोई डाउट वगैरह क्या? हेलो, आवाज आ रही है गाइस मेरी? No, sir, no doubt. ओके, ठीक है। तो हमने काफी सारा कंसेप्ट अपना स्टैट्स का पूरा किया। ठीक है, स्टैट्स में थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं आपको एग्जैक्टली हम स्टडी क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो द पार्ट ऑफ स्टैट्स वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का पार्ट है। थोड़ा सा और अभी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बची है। ठीक है, उसको कवर करने के बाद वी विल मूव ऑन टू इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, ये दो आपके टॉपिक्स आते हैं रिगार्डिंग स्टैट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के ये दो टॉपिक्स आते हैं आपके पास। ओके, एंड या कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, अब हम ना ग्रुप स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चीजों को ग्रुप करके हम किस तरीके से उसके ऊपर डिस्क्राइब करवा सकते हैं उस चीजों को। एंड जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे तो हम अब तक सारी चीजें करते आ ही रहे थे। जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ग्रुप स्टैट्स में सबसे पहला काउंट में सबसे पहला जो पार्ट आता है मेरे पास, सबसे पहले सिंपली आता है काउंट, कि भाई मैं कैटेगोरिकल वैल्यूज को काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्स एंड स्मोकर के बेसिस पे काउंट किया है। तो मेल जो स्मोक नहीं करते वो 39% है, मतलब नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू लिखा है तो परसेंटेज में आ रहा है। अगर मैं नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू वाला पार्ट मेंशन नहीं करता, उसका वैल्यू काउंट देता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, बट या व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स इज कि मेल जो स्मोक नहीं करते उनकी अमाउंट 39% है। ठीक है, मेल जो स्मोक करते हैं उनकी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, दैट इज 24%। फीमेल जो स्मोक नहीं करते दैट इज 22%, एंड फीमेल जो स्मोक करते हैं दैट इज 13%। ठीक है, so this is group stats, this is simply counts। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा पे मैंने काउंट्स किए। सिंपल है, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इशू होगा। सिंपल है ना गाइस? इज दिस Yes, ओके? sir. सिंपल है या? ठीक है, तो या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगेन मैंने जो टाइटेनिकल डेटा सेट है उसके ऊपर सिक्स, पी क्लास एंड फेयर, इन तीन के बेसिस पे एग्रीगेशन की है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिक्स एंड पी क्लास पैसेंजर क्लास के बेसिस पे मैंने अपना जो डिवीजन है वो किया है, एंड फेयर के बेसिस पे मैंने उनको जज किया है, इवेल्युएट किया है। एंड फेयर के साथ मैंने एग्रीगेशन कैसे कैसे किया, मतलब फेयर को कंबाइन कैसे किया, मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज एक फीमेल जो कि फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही है वो $106 पे कर रही है, कंपेयर टू एक मेल जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा है वो $67 ही पे कर रहा है। ठीक है, बात समझ आइए? सेकंड क्लास के लिए ऐसे हो गया, थर्ड क्लास के लिए ऐसे हो गया, एंड इनकी यही सर एक बाकी बार ये वैल्यूज है। दोबारा समझा दो। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम ना ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमने सेक्स एंड पी क्लास के बेसिस पे ग्रुपिंग करी है। ठीक है, एंड फेयर के बेसिस पे हमने उसको जज किया है, फेयर के बेसिस पे हमने उसकी वैल्यूज निकाल ली है। और फेयर को देखो, क्योंकि ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हमें इसे एग्रीगेट करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं
तो लेट्स से क्लास 1 की मल्टीपल एंट्रीज होंगी, किसी ने $106 पे किए हैं, किसी ने $160 पे किए हैं, किसी ने $105 ही पे करा है, अलग अलग एंट्रीज होंगी। तो अब जब मैं पैसेंजर क्लास को सिंगल ले रहा हूँ, मैंने इसको सबको मिला के 1 ही कर दिया, तो इन वैल्यूज को भी एग्रीगेट करना पड़ेगा। एग्रीगेट करने के लिए मैंने यूज कर लिया, इसका मीन ले लिया, मीडियन ले लिया एंड मोड ले लिया, सॉरी मोड कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली। ठीक है, सिंपली मैंने इस तरीके से कंपैरिजन किया। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई फीमेल जो कि फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, उनकी जो ऑन एन एवरेज टिकट प्राइस है दैट इज $106। अगर मैं मेल्स की बात करूं जो कि फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं तो $67। आइए बस समझ, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स इस वाले पार्ट में अभी तक? एनीवन, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स? तो इसके बाद मैं सिंपली इसका प्लॉट भी कर सकता हूँ, मैं डॉट मीन करके डॉट प्लॉट एंड काइंड इक्वल टू बार करके इस तरीके से का प्लॉट भी दे सकता हूँ। तो फीमेल जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं ऑन एवरेज वही $106 को पे करते हैं, तो उसी चीज का एक प्रॉपर प्लॉटिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, इतने में किसी को कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी है तो आस्क मी, वरना हम आगे चलते हैं। बताइए आगे बढ़े क्या? एनी रिस्पॉन्सेज गाइस? सर आगे करा दो। समझ आया है? हाँ जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मेरे पास ना डेटा क्वालिटी की बात आ जाती है। ठीक है, मैं नल वैल्यूज को हैंडल कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नल वैल्यूज को अगर मेरे को हैंडल करना है तो सबसे पहले मेरे को नल वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को पता होना चाहिए मेरे डेटा के अंदर एग्जैक्टली कितने नल्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब मैं बात करता हूँ तो उसके लिए मैं बात करता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं सिंपली हमने ये वाला पार्ट पांडास के टाइम पे भी पढ़ा था। ठीक है, तो डीएफ जो कि मेरा डेटा फ्रेम होता है, जो कि मेरा मेन डेटा है, उसके अंदर मैं इज एनी का फंक्शन लगाता हूँ जो कि मेरे को नल वैल्यूज, एक कोई भी वैल्यू नल है या नहीं है वो बताता है, और उसके बाद मैं डॉट सम कर देता हूँ। ठीक है, डॉट सम करने से मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ नल वैल्यूज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं इसका आंसर प्रिंट होता है तो कुछ इस तरीके से प्रिंट होता है। तो मेरे को पता लग रहा है एज वाले कॉलम के अंदर 177 नल्स है, डेक के अंदर 688 नल्स है एंड एम्बार्क टाउन के अंदर 2 नल है। अब मेरे को ना एग्जैक्टली ये चीज पता नहीं है कि भाई ये बहुत ज्यादा नंबर मिसिंग है या बहुत कम नंबर्स मिसिंग है। ठीक है, मेरे को ये वाली बात क्लियरली नहीं पता है। अब क्योंकि मेरे को ये वाली बात क्लियरली नहीं पता है तो मेरे को ना इसको परसेंटेज के फॉर्म में देखना ज्यादा प्रेफर्ड रहता है। ठीक है, इस चीज को परसेंटेज के फॉर्म में देखना ज्यादा प्रेफर्ड रहता है, एंड परसेंटेज के फॉर्म में देखने के लिए मैं सिंपली डॉट मीन कर देता हूँ। डॉट मीन करके मेरे को पता लगा यहाँ पे 19% वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ पे 77% वैल्यूज मिसिंग है, एंड एम्बैक्ड एंड एम्बाउट टाउन के अंदर 0.2% वैल्यूज मिसिंग है। नहीं, 2% वैल्यूज मिसिंग है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, सही बोला था, 0.2% वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो देखो 0.2 वाले को, अब देखो 3 ही मेथड होते हैं नल वैल्यूज को फिक्स करने के। आइदर यू कैन इग्नोर द वैल्यूज, ड्रॉप द कॉलम, और फिल द वैल्यूज। ठीक है, तो जब भी मेरे पास बहुत कम जैसे 0.2 0.1 1-2% ही वैल्यूज मिसिंग है तो आई बेसिकली प्रेफर टू इग्नोर द वैल्यूज, क्योंकि वो मेरे डेटा के ऊपर इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं कॉज करेगा। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी हाईली वेरी हाई अमाउंट ऑफ वैल्यूज दैट आर मिसिंग, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वैल्यूज मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे 77% डेक के अंदर आप देखो, तो इतनी सारी वैल्यूज को मैं फिल नहीं कर सकता और इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो व्हाट वी डू इज वी ड्रॉप द कॉलम, वी डिलीट दिस कॉलम, जिसके अंदर इतनी ज्यादा वैल्यूज मिसिंग होती हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इग्नोर करना सीखा, डिलीट करना सीखा। थर्ड पार्ट इज फिक्सिंग द वैल्यूज। ठीक है, फिक्स करने के लिए 0.19 जो वैल्यू है एज के अंदर 19% ऑफ द वैल्यूज मिसिंग है, जो कि हाँ ठीक है मैनेजेबल है, तो मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ।
तो फिक्स वगैरह करने के लिए अगर नीचे होगा तो ठीक है, नीचे नहीं है, बट या फिक्स वगैरह करने के लिए तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इज एन ए लगाया था, वहां पे बस हम फिल एन ए लगा देंगे, एंड ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, मीन से करना है, मॉड से करना है, जिस भी चीज से करना है वो चीज से हम इसको फिल भी कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा क्वालिटी, कि भाई डेटा की क्वालिटी में किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। एनी डाउट्स? किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? सर अगर हम इसमें फिल एनए करेंगे फिक्स हाँ करने जी, के लिए, तो उसमें भी हम हाँ सम जी। और मीन ही लगाएंगे? नहीं नहीं, फिल करने का तो देखो कोड कुछ इस तरीके से लिखोगे, जैसे मेरे को एज में फिल करना है, ठीक है, सो आई सिंपली डू डीएफ इक्वल्स, डीएफ में से मेरे को कॉलम चाहिए ऑफ एज, ठीक है, एज को ही तो फिल करना है बस, डॉट फिल लेने, सॉरी, ये डॉट फिल लेने, एंड ब्रैकेट के अंदर भी विल डू डीएफ एज डॉट मीन, ठीक है, कि भाई एज के कॉलम में जहां जहां पे वैल्यूज खाली हैं उसकी जगह पे एज के कॉलम का ही मीन डाल दो। गेटिंग योर पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर। चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, ठीक है, दैट इज ऑफ जी स्कोर एंड IQR रूल्स। मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का दिस इज द लास्ट पार्ट, इसके बाद मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। और काफी हमने पहले कर लिया था, काफी सारा कंसेप्ट हमने आज किया, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो या इसके बाद मेरे पास आउटलायर्स निकालने का कंसेप्ट आता है। हाँ, ये दो पार्ट बचे हैं, ठीक है। आउटलायर्स निकालने के कंसेप्ट आते हैं, आउटलायर्स को फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं किस तरीके से आउटलायर्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेरे पास दो मेथड होते हैं। या तो आई कैन यूज जी स्कोर, ठीक है, एक मेथड होता है, एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है कॉल्ड जी स्कोर, उसके बेसिस पे मैं आउटलायर्स को फाइंड कर सकता हूँ। या फिर आई कैन यूज IQR रूल्स, ठीक है। IQR रूल्स जो मैं ऑलरेडी आपको IQR समझाते हुए बता रहा था ना, कि Q1 एंड जो मैंने इस तरीके से नंबर लाइन बनाई थी, Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पे कहीं पे एक वैल्यू हम फाइंड करते हैं और यहाँ पे कहीं पे हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं। इस वैल्यूज के बाहर जो भी वैल्यूज हैं, ये वाली एंड ये वाली, इनको हम आउटलायर बोल देते हैं। तो दिस इज, इस वाले मेथड को हम कहते हैं IQR रूल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं IQR रूल्स। हम एक तो ये मेथड पढ़ेंगे और दूसरा मेथड जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी जी स्कोर, ठीक है। जी स्कोर के बारे में पढ़ेंगे कि जी स्कोर एग्जैक्टली होता क्या है और आउटलायर्स निकालने के लिए हमें किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो जी स्कोर बीइंग द सिंपलर मेथड, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो हम सबसे पहले जी स्कोर ही स्टडी कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू IQR रूल्स, ठीक है। मेक सेंस? आई थिंक मेक सेंस ना गाइस? ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आउटलायर्स जी स्कोर से किस तरीके से फाइंड करे जाते हैं, ठीक है। तो जी स्कोर का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है दैट इज, सॉरी, जी ऑफ आई, जी ऑफ आई मतलब जी स्कोर हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारा जी स्कोर का, ठीक है।
और जब इससे हम हर एक डेटा पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो भी वैल्यू आपकी या तो -3 से, ठीक है, छोटी आए या फिर 3 से बड़ी आए, या तो -3 से छोटी या फिर 3 से बड़ी, ठीक है। मतलब अगर एक नंबर लाइन की बात करें जिसपे यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 एग्जिस्ट करता है, तो इधर वाली सारी वैल्यूज और इधर वाली सारी वैल्यूज आर आउटलायर्स बेस्ड ऑन जी स्कोर, ठीक है। जी स्कोर के हिसाब से ये सब आउटलायर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने सेम ही चीज करी है। मैंने एक फेयर करके कॉलम लिया, उसमें मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, जी स्कोर के लिए x माइनस एक्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन किया, और फिर बोल दिया कि भाई जी स्कोर या तो 3 से बड़ा हो या फिर -3 से छोटा हो, तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटलायर्स वो आउटलायर है, और उसको प्रिंट कर दो, और टोटल आउटलायर्स की फिर इसमें लेंथ निकाल दो। तो यहाँ पे इसने सारे आउटलायर वाली वैल्यूज को प्रिंट किया एंड टोटल आउटलायर्स बता दिए इसने 20। अगर मैं नीचे जो स्कैटर प्लॉट मैंने प्लॉट किया है उसके अंदर भी देखूं, तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे मेरी एक लाइन एग्जिस्ट करेगी जो कि आउटलायर्स को सेपरेट आउट करती है। तो इसके लिए अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एग्जैक्टली 20 ही आउटलायर्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है? हमने किस तरीके से आउटलायर्स फाइंड किए और एग्जैक्ट वैल्यूज भी हमने फाइंड कर ली आउटलायर्स की। Am I clear, guys? Yes, sir. आउटलायर्स एंड जी स्कोर वाला कंसेप्ट समझ आया कि जी स्कोर की मदद से मैं आउटलायर्स कैसे निकाल सकता हूँ? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट वगैरह हो तो बताइए। Any doubts, guys? Anyone? ठीक है, तो एज्यूमिंग कि आपको ये सब समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास IQR रूल्स के थ्रू हम आउटलायर्स कैलकुलेट करते हैं। बट बिफोर दैट, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला, जो जिसको फॉर्मूला उसे याद रख लीजिएगा, आप SciPy यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक पाइथन यूज कर सकते हैं। उसके अंदर स्टैट्स का हमारे पास एक मॉड्यूल होता है एंड उसके अंदर मेरे पास जी स्कोर डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है, तो मैं इस तरीके से भी जी स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ IQR रूल्स के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से, देखो यहाँ तक मैंने IQR ही कैलकुलेट किया, सेम मेथोडोलॉजी है, ठीक है। बट इसके बाद मैं लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड निकालता हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन के अंदर मैंने इसके बीच की बात करी थी, राइट? तो दिस इज माय लोअर बाउंड एंड दिस इज माय अपर बाउंड, ठीक है। तो ये मेरे लोअर एंड अपर बाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनको मैं फाइंड करता हूँ एंड इनको फाइंड करने का सिंपल सा मेथड क्या होता है कि भाई Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, ठीक है। तो अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं, तो Q1 से मेरे को पीछे जाना होता है, मेरे को Q1 से पीछे जाना है, मैं माइनस करूंगा -1.5 टाइम्स ऑफ IQR, ठीक है। और अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं, तो मैं Q3 से आगे जाऊंगा, 1.5 टाइम्स IQR आगे जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास जो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आए, इसके इधर वाली वैल्यू सारी आउटलायर्स हैं, अपर बाउंड के ऊपर वाली वैल्यू सारी आउटलायर्स हैं। तो वही सेम काम मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं। तो मैंने लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड कैलकुलेट किए एंड अगेन जैसे जी स्कोर के टाइम पे 3 एंड -3 लिया था, यहाँ पे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड के बेसिस पे
मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पे देखो आउटलायर्स 116 दिए हैं इसमें जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी था कि भाई हाँ आउटलायर्स काफी ज्यादा देगा। रीजन बीइंग कि मेरे पास जो जी स्कोर होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है एंड जो IQR है दैट इज मोर और लेस अ फिलोसॉफिकल थिंग। ठीक है, फिलोसॉफिकल थिंग है, एक बेसिक आइडिया है बेसिकली ये। ठीक है, इसके ऊपर बात की जा सकती है बट इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपको चीजों को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिकली आउटलायर फ्री डेटा बनाना है तो आप जी स्कोर का ही यूज करते हैं। एंड विद दैट आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो किसी को कोई भी डाउट एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। सर एक बार आउटलाइनर्स का दोबारा रिपीट करा दो और एक बार ये भी बता दो कि जो लोअर बाउंड है जो इसमें हम हाँ हाँ जो Q1 को माइनस करेंगे तो 1.5 टाइम्स ही करेंगे उसका जो है, या कुछ और भी उसमें होता है वैल्यू? नहीं नहीं देखो, सबसे पहले तो आउटलायर्स का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। बट जब आप Q1 में से माइनस करेंगे या Q3 में प्लस करेंगे तो 1.5 टाइम्स ही रहता है जो प्लस एंड माइनस के बाद वाला फॉर्मूला होता है। अगर इसको कंबाइन करके भी लिखूंगा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। लेट मी शो यू। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि भाई जो Q1 और Q3 में प्लस माइनस 1.5 टाइम्स IQR। ठीक है, तो Q1 में माइनस 1.5 टाइम्स IQR, Q3 में प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ये सेम ही रहेगा। आउटलायर्स का कंसेप्ट ये है कि भाई ऐसी वैल्यूज जो मेरे डेटा को डिस्टॉर्ट करती हैं, जो मेरे डेटा की रेंज से बहुत ज्यादा बाहर पड़ती हैं, दोज आर आउटलायर्स। तो इस केस में ये हमारा एक आउटलायर है। ठीक है, एंड ऐसी वैल्यू क्योंकि मेरे डेटा को डिस्टॉर्ट करती है, मेरे को ट्रूली एनालिसिस नहीं करने देती है, मेरे को ट्रूली कोई मॉडल वगैरह को कुछ भी मेरे को आगे काम करना है तो वो चीज नहीं करने देती है। तो इस वजह से वी हैव टू मेक अवर डेटा आउटलायर फ्री। एंड आउटलायर फ्री बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें आउटलायर्स पता होने चाहिए कौन से हैं। उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक जी स्कोर का, ठीक है, जिसके अंदर -3 एंड 3 वाला पार्ट होता है, एंड होता है IQR रूल्स का। ठीक है, IQR रूल्स जिसके अंदर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड वाला पार्ट होता है। जब आपको एक बार आउटलायर्स पता लग ही जाते हैं फिर आप नॉर्मली जो पॉप वगैरह के मेथड है उनसे इन आउटलायर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? तो बात समझ आ गई है? लेकिन जैसे सर कि आपने ये भी बताया था कि जो हमारे इसमें लास्ट में आउटलाइनर्स बता रखे थे 116 समथिंग, हाँ जी, तो वो कैसे पता चले थे? मुझे वो वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। उसके अंदर देखो ना, कोड वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने सिंपली वही तो बोला है कि भाई लेंथ निकाल दो ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो x है हमारा, जो मेरे मेन डेटा है उसके अंदर जहां जहां पे x या तो लोअर बाउंड से छोटा है, और इसका मतलब होता है और x अपर बाउंड से बड़ा है। तो लोअर बाउंड से छोटी वाली वैल्यूज एंड अपर बाउंड से बड़ी वाली वैल्यूज आर माय आउटलायर्स। उनकी मैंने लेंथ फाइंड आउट कर ली बस। एम आई क्लियर? यस सर। और कोई डाउट? और ना आउटलाइनर्स नहीं होते, आउटलायर्स होते हैं। ओके। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इट्स आउटलायर्स। ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग। एनी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट वगैरह कुछ भी, और कुछ पूछना है किसी को? गाइस बताइए। नो सर। क्लियर है? पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स वाला पार्ट था ये आज। ठीक है, तो आई होप एक एक चीज समझ आई होगी, क्लियर होगी। क्या एक एक चीज क्लियर है? क्या सारी चीजें समझ आई हैं आप लोगों को? यस सर। सर इससे पहले वाली क्लास कल की जो थी, कल की क्लास, कल तो आई डोंट थिंक कोई क्लास हुई है।
कल तो हमारी कोई भी क्लास नहीं हुई थी। ओके सर, आज से शुरू हुई है सर ये वाली क्लास? नहीं, स्टैट्स का हमने थोड़ा सा पार्ट पहले कर रखा था, बट या उसको हमने एक बार रिपीट कर लिया था। तो जो आज आपने करना पड़ा, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके सर। हाँ जी। तो जितना भी आज का हमने पढ़ा था, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का पार्ट था। तो इसके अंदर कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, तो लेट मी नो। अगर डाउट्स नहीं है तो आपको एक टास्क देंगे, ठीक है, आपको एक काम देंगे। जो भी कोड वगैरह हमने लिखा हुआ है ना, जो मैंने आपको फाइल भी भेजी है गूगल कोलैब की, वो एक फाइल है, ठीक है। उसके अंदर आपको गूगल कोलैब के अंदर उस फाइल को अपलोड करना है, एंड यू हैव टू रन ईच एंड एवरी कोड, ठीक है। सभी कोड्स को रन करना है। कर लोगे इतना? आई डोंट थिंक सो कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यस। ठीक है, तो एक बार सारा कुछ रन करना, कोड वगैरह को अच्छे से रिवाइज करना, जो भी हमने आज पढ़ा है उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। एंड वंस यू आर डन विद दैट, ठीक है, तो फिर कल से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मतलब कल की क्लास का भी मैं फाइनल नहीं बता सकता, ठीक है, बट या नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो वो चीज मैनेज करेंगे। बट या आई थिंक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पूरा अच्छे से समझ आया। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर हम इतना ही बात रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स इज कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हमने डेटा को सिर्फ अभी तक डिस्क्राइब किया है, ठीक है। हमने डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब किया है, हमने डेटा की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है कि क्या किस किस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर सकते हैं, एंड उनका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। अब इन्फ्रेंशियल सर्च के अंदर हम इन्फर करते हैं, मतलब इसमें से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है। जो कि ऐसी वैल्यू जो हमारे डेटा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम इन्फर करते हैं, उनको हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट पूरा सीखेंगे, एंड उसके बाद तो फिर हम मशीन लर्निंग वगैरह की तरफ जाएंगे ही। शुभम एंड प्रथम, आप लोग फिर उसके बाद एजाइल की तरफ जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो या थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर।